मैं जरा हाशिर साहब की खिदमत अक़दस में हाजिर होता हूँ कि हाशिर साहब जो शोज़ब साहब ने दो तीन बातें कही, उसमें से एक तो इन्होंने ये फरमाया कि इनकलाब के वक़्त खुमैनी साहब की किताब और जहनसाजी की मजहबी बुनियाद पे। दूसरा, उन्होंने वलायत फ़क़ीह की बुनियाद पे, फिर बाद में जब उनको ताकत मिली तो उन्होंने उस नजरिए की बुनियाद पे एक हुकूमत का क़याम किया। और तीसरा जो शोज़ब साहब का ये था कि पूरी दुनिया में शिया मजलूम थे और उन मजलूम शियाओं को वो एक कार्ड मिल गया, एक छतरी, उनको उम्मीद महसूस हुई कि हमें एक ताकत मिलेगी और हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो इन तीनों पॉइंट से मैं चाहता हूँ कि आप जरा रोशनी डालें ना। अच्छा, आपको इससे मैं कोई। जी जी जी, जी मेरा जी। इसमें कोई जुज़वी इत्तेफाक और जुज़वी इख्तलाफ कहीं थोड़ा बहुत चलेगा, जिसमें जाहिर है वो मेरी अपनी राय है, कोई ऐसे फतवा नहीं है। एक ब्रेज़नेव का किस्सा है कि वो जब वो हो गया ये सारा कुछ, तो उसने बुलाया अपनी वो दादी को, शायद किस सदारती महल में रहने के लिए। तो वो रहा, रही सही। ब्रेज़नेव का, स्टालिन का मुझे याद नहीं किसका, जिसका भी एनीवेज। तो जब वो ठाट बाट देखे, हफ्ता दो हफ्ते, हफ्ते दो हफ्ते बाद जब जाने लगी, तो कहने लगी, देखो जरा एहतियात करना, कहीं कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आ गए तो तुमसे ये महल छीन लेंगे। तो हमारे यहाँ जो इनकलाब आते हैं ना, वो बेसिकली ताकत के लिए आते हैं, वो मजलूमों के लिए नहीं आते। वो ताकत के हसूल के लिए आते हैं। और खुमैनी साहब का इनकलाब जो है, जितनी कम से कम जितना को मैंने पढ़ा है, मुझे ये लगता है कि खुमैनी साहब का इनकलाब जो है, उसमें मजहबी क़ुव्वतों का इतना बड़ा किरदार शुरू में था भी नहीं, बल्कि ये किरदार बाद में उसको हाईजैक किया गया और ताकत के जोर पे हाईजैक किया गया। और जब हाईजैक किया गया तो उसके बाद जो ख़ास तौर पे जो नौजवान उसमें और ख़ास तौर पे जो सेकुलर नौजवान और जिन पार्टियों के, और ख़ास तौर पे जो कम्युनिस्ट फ़िक्र के साथ निस्बतन लेफ़्ट की वाबस्तगी वाले थे, उन्हें चुन चुन के मारा गया। बच्चियों का रेप हुआ, लोग जेलों में गए, और जो जुल्म का बाजार सावाक से हम एक्सपेक्ट करते थे, वही जो है इनकलाब के बाद ये जो हमारी मजहबी फ़ौज थी, इससे भी हमने वैसी ही उतनी ही बर्बरियत की मिसालें जो हैं रकम हुई। और ये कोई वेस्ट ने रिपोर्ट नहीं की, ये ईरान के अपने लोगों ने रिपोर्ट की हैं, ईरान से पाकिस्तान के लोगों ने रिपोर्ट की हैं। मुख्तार मसूद साहब ने, फॉर दैट मैटर, लॉया याम के अंदर इसके ऊपर लिखा है। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं। तो ये जो है ना, ये शिया मजलूमियत का, ये बुनियादी तौर पे जो मजलूमियत का ना कार्ड खेलते हैं बुनियादी तौर पर। मजलूम कोई कहीं नहीं होता, हर जगह हर एक के अपने मसाइल होते हैं। इस मुल्क में कौन मजलूम नहीं है? मतलब आप किसी से पूछें, सड़क पर जाता हुआ हर बंदा बेचारा मजलूम है। तो वो बात में फिर ये है कि आप उन्हें बांटते हैं मुख्तलिफ कैंप्स में, क्योंकि उसके ज़रिए आपने अपनी ताकत को जो है वो सपोर्ट देनी होती है। अच्छा, ईरान का मसला एक और, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंटी अमेरिका स्टांस है ना, कि अमेरिका खिलाफ है इसके, और ये ईरान की भी मजबूरी बन गया था। बिकॉज ईरान के पास जो ईरानी जो मजहबी फिक्र जब उस बरसर इक़्तिदार आई, तो उनके पास सिवाय एंटी अमेरिका स्लोगन के और कोई स्लोगन बचा नहीं था। तो उन्होंने उसी को लेके चलना था, और उसको लेकर वो चलते रहे हैं। अगर वो अमेरिका के साथ, या वेस्ट को, अमेरिका को आज शैतान समझना छोड़ दें, या अमेरिका के साथ बातचीत में आ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिकन पॉलिसियाँ कोई ठीक पॉलिसियाँ हैं, या इस्तेमार नहीं है, या साम्राज्य नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो जो स्टांस है ना, वो स्टांस उनकी मजबूरी है। बिकॉज उन्हें इस स्टांस से भी पावर मिलती है, या इस स्टांस से भी उन्हें एक जवाब मिलता है इक़्तिदार में रहने का। अब तीसरा मसला उसके अंदर ये है कि जो इनकलाब के बाद से, मैं अक्सर बात करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्पिरिकल एविडेंस देखना, कि एम्पिरिकल एविडेंस में ईरान का फ़ायदा हुआ, ईरानी अवाम का फ़ायदा हुआ, कि ईरानी अवाम का नुकसान हुआ। क्या ईरानी मीशत कमज़ोर हुई, या ईरानी मीशत मजबूत हुई? ईरान के अंदर जो है जो सनफ़ी इम्तियाज़ है उसमें कमी आई, या सनफ़ी इम्तियाज़ जो है वो बढ़ गया? ईरान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पहले ज़्यादा होती थी या बाद में ज़्यादा होती थी? ये एक सवाल हो सकता है, जिसके ऊपर आप शायद कहें कि नहीं, वो शाह के जो आखिरी दौर थे वो बहुत ही खौफनाक थे। बिल्कुल मुमकिन है, बट अभी आप देखिए कि अभी पिछले, हमने अभी कोई बहुत ही ज़बान हाल में होने वाले जो मुजाहरे हैं, जिस तरह उन्हें कुचला है। 12-13 हज़ार की फिगर तो शायद अब ईरानियन गवर्नमेंट की कोट करदा है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो तो 30-40 हज़ार की फिगर के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो हमें नज़र आ रहा है कि अभी भी हम जबर की सल्तनत है जिसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पे मसूद ये है, साहब ने उसमें 3300 फायदा कुछ बताया। जी। ईरानी सदर ने आखिरी अभी जो परसों, जो 3 दिन पहले बयान दिया था, वो 3300 कुछ तादाद है जो उन्होंने खुद माना है। ये अभी जो मुजाहिरा हुआ था ना। हाँ। ओके ओके, मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर लूंगा, इस वक्त सामने मेरे नहीं है। बट ये ईरानी ठीक। आउटलेट से ही आने वाली रिपोर्ट थी, इसमें 10 से 12 हज़ार की फिगर जो है वो कोट की गई थी। एनीवेज, वो नंबर डजेंट मैटर एट द मोमेंट। जी। नहीं, डज मैटर। मेरा अपना ख्याल ये है कि नंबर बहुत बड़ा था, लेकिन जिस तरह कुचला गया, जिस तरह बात हुई, महसा अमीनी या सारा इब्राहिमी या इस किस्म के और केसेस जो हमारे सामने वंस इन अ ब्लू मून इस सारी सेंसरशिप के बावजूद सामने आ जाते हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है।
और उस जस्टिफिकेशन के ऊपर जो बयानात हमने सुने हैं वो बयानात अपनी जगह जो हैं बहुत लर्जा खेज बयान है, क्योंकि उसमें नज़र ही आता है कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हो रही हैं तो हो रही हैं, कोई उसमें इतनी बड़ी उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न वो नहीं है। अब इशू ये है कि ईरान के अंदर जो है ना, एक वो बात बिल्कुल ठीक है, जो तहजीबी उनकी एक वाबस्तगी है, जो कौम परस्ती है, वो बहुत स्ट्रांग है। जब उस कौम परस्ती को आप मजहब के साथ जोड़ देते हैं तो वो ज़रा दो आतशा या सह आतशा हो जाती है, और उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जो नुकसान ईरान ने भुगता है। चाहे वो ईरान इराक वॉर के थ्रू भुगता है, चाहे वो उन्होंने दुनिया भर की मलेशिया को सपोर्ट करके भुगता है, चाहे वो उन्होंने यमन से लेकर और लेबनान तक, और लेबनान से लेकर फ़लस्तीन तक जो है वो मुजाहिमती तहरीकों को ईंधन प्रोवाइड करके भुगता है, या पाकिस्तान के अंदर फॉर दैट मैटर, पाकिस्तान के अंदर भी तशद्दुद की बहुत सी तहरीकें हैं जिसके पीछे, या पाकिस्तान के अंदर ईरान और सऊदीया ने जो अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसके अंदर कोई ये सियासत है, और इसके अंदर जो नारे हैं वो सिर्फ नारे ही हैं कि हम मजलूमों के हिमायती हैं, हम दुनिया भर में साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए हैं, इस्तेमार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ईरान के अपने अंदर, ईरान की अपनी सरहदों के अंदर एक साम्राज्य है जो उनके अवाम के लिए, अब अवाम क्या उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। हमारे मुल्क में शोज़ब साहब पता नहीं इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि हमारे मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार हम सबसे ज़्यादा किसे ठहराते हैं? लेकिन जिसको हम सबसे ज़्यादा इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हैं, हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी उसी से करते हैं। तो मतलब उससे मोहब्बत में हमारा, और अभी भी देखें हम सुबह शाम नारे उसी के लगा रहे होते हैं। तो ये ज़रा इस खित्ते के डीएनए में कोई मसला, इन्हें समझ नहीं आती कि कौन इनके लिए कुछ कर रहा है और कौन इनके खिलाफ कुछ कर रहा है। इनको जज्बाती बयानिए बेचना बहुत आसान होता है। तो जज्बाती बयानिए जो है वो ईरान पहले भी बेचता रहा, अब भी बेचे उन्होंने। अभी आपने देखा है कि, अब देखिए टेक्नोलॉजी की जंग में ये होता है कि आपने एक दिन के अंदर ईरान की लीडरशिप जो है वो साफ कर दी, नई लीडरशिप आ जाएगी, सामने आ जाएगी। अब बात ये है कि इस वक्त तो ये बात करने की है कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीन सिनेरियोज हैं, मैं उस पर मैं सिर्फ रख देता हूँ, राय आप लोग दे दीजिए उस पर। एक तो ये है कि रजीम अपनी जगह रहेगी मौजूद, और एक सख्त गिर ईरान जो है हम देखते रहेंगे। क्या ये ईरान के और खिते के मफाद में है? दूसरा ये कि एक इस्लाह पसंद ईरान हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसमें इसी रजीम के अंदर जो है फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी। और तीसरा ये है कि रजीम चेंज हो जाएगी, और रजीम चेंज होने के बाद क्या हमें अनारकी और डिस्टेबलाइजेशन जिस तरह लेवांट में हमने देखी वो देखने को मिलेगी, या वाकई हम एक प्रोग्रेसिव ईरान देख सकेंगे? तो इस वक्त तो सिर्फ यही तीन पॉसिबिलिटीज़ है जिनके ऊपर बात हो रही है। इनमें से किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब और शोजेब साहब मेरे से बहुत बेहतर शायद इस पर आपको गाइड कर सकेंगे कि इसमें से क्या होने वाला है आगे होने वाले दिनों में। लेकिन इस पे आने से पहले डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि शोजब साहब और हाशिर साहब दोनों ने जो गुफ्तगू की, और खासतौर पर हाशिर साहब ने जिस पॉइंट की तरफ एक इशारा किया कि इनकलाब को हाईजैक किया गया, एक हमारे यहाँ बहुत बड़े एक तबके का ये ख्याल भी है। और चूंकि आप खुद भी इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, आपकी तहकीक भी है, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं ऐसा ही हुआ कि बाकी सबको ख़त्म करके बाद में उलमा आए थे और उन्होंने इसको हाईजैक किया। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, यानी इनकलाब के आने के बाद जो तब्दीली आई और जो वहां पर नारे लगाए गए, मकबर रूसिया, मकबर अमेरिका, मकबर इसराइल भी, और फिर उसके बाद मुस्लिम दुनिया में जो मसाइल शुरू हुए, इस पे जरा सा आप बात कीजिए। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब इनकलाब आ गया और फ्रांस से तैयारा लैंड कर गया, अगर मगरिब को इतनी मुखासमत या इतना खौफ आयतुल्लाह से होता तो आयतुल्लाह को वापस ईरान आने क्यों देते? यही सबसे बड़ा एक सवाल था। वो तो फ्रांस में रह रहे थे ना, वहां से आए। तो अगर कुछ होता तो रास्ते में ही, ये मामले को इतना बड़ा कजिया नहीं था। बहुत कुछ हो सकता था और जाना चाहिए था। कोई इशू नहीं था यूरोप को, वेस्ट को, अमेरिका को ईरान में एक इनकलाब आने से। आ जाने दीजिए भाई। अच्छा, वहां पे ये था कि भाई कम्युनिस्ट ब्लॉक है और सब कुछ, सारा पूरा मसला था, ये सारा पूरा किस्सा। जब ये आ गए, ये सब कुछ हुआ, तो देखें गालिब पावर जो थी वो उलमा की थी, अक्सरियत शियों की थी। 90 मुख्तार मसूद ने बड़ा तफसील से वो सब तेहरान का पूरा सब लिखा है, और भी बकिया राइटर्स ने लिखा जो वहां मौजूद थे। तो वो उल्मा के पास चली गई, तो फिर वो एक जो हुआ, कातिलाना हमले हुए, वो पहली रजीम चली गई, कैबिनेट उड़ गई बम ब्लास्ट में, इसमें उसमें सब पूरा मामला था। जो उसमें भी ये थे, इस्लाह पसंद थे ईरानी इनकलाब के अंदर भी। और आप ये देखें कि असल वो जो हुआ, और फिर वो एक नैरेटिव, ईरान होस्टेज क्राइसिस हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई अब वो नारा जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद भाई जैले शाह तो चला गया ना, उसके बाद अब इसको दवाम कैसे दिया जाएगा? आवाम को क्या बताएंगे? क्या बताया जाएगा? इतने में जो तलबा थे, जो तलबा आपको पता है हमेशा से
वो समझे उनमें जज्बा होता है, जुनून होता है, वो उन्होंने होस्टेज कर लिया। उसमें अहमदी निजात भी थे, पेश पेश थे, फुटेज में आप देखें, कभी कभार उनकी तस्वीर भी दिखाई जाती है कि वो उसमें एम्बेसी की शायद छत पे चढ़े हुए हैं। उसमें बड़ी खिफ्फत उठानी पड़ी थी अमेरिकन गवर्नमेंट को, और उसके लिए फिर उन्होंने लॉन्च भी किए कई ऑपरेशन। बहरहाल वो जब पूरा हुआ और वो 400 कुछ 44 दिन बाद छुटे, वापस वो गए। उसके बाद ईरान बिल्कुल एक तरह से खत्ते में तनहा होना शुरू हुआ, वरना ट्विन प्लेयर पॉलिसी में समझे इस एरिया का पुलिसमैन का रोल ही जो था वो करता था ईरान। और 79 के अंदर अगर आप इवेंट्स को देखें या चेन ऑफ इवेंट्स को देखें, तो अगर ट्विन प्लेयर पॉलिसी जो थी वो सऊदिया और इस खत्ते के अंदर ईरान के पास थी, तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में आ गए जनरल मोहम्मद जियाउल हक। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, जो बड़ा मशहूर इंटरव्यू है जिसके अंदर वो अपने वर्दी के बटन से खेल रहे हैं, मार्क टेली ने शायद लिया था अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर बैठ के। और वो उसके लिए उन्होंने बाद में ये कहा था कि भाई ये बड़े डिप्रेस थे या नर्व मतलब उसमें थे, टेंशन में, कि बार बार वो अपने बटन को घुमा रहे थे। तो उन्होंने इस बात उसमें एक जुमला कहा था कि मैं बहुत क्लोज हूँ वेस्टर्न पावर्स के साथ। तो 79 में अफगानिस्तान तक आ गया, और इस दौरान आयतुल्लाह खुमैनी का स्टेटमेंट था कि उन्होंने ये बरमला ये बात का इतराफ किया, ये कहा कि हम इस इनकलाब को अपने खत्ते के पड़ोसी ममालिक में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर ये बयान नहीं देते आयतुल्लाह, तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक को भी कोई इशू नहीं था यहाँ पे ईरानी इनकलाब से। भाई पाकिस्तान में कितने परसेंट शिया हैं? रिपोर्टेडली पाकिस्तान में 18 से 19% शिया हैं, जिसमें हसन आशिरी भी हैं, बोरे भी हैं, और खोजे भी हैं, आगा खानी भी हैं। सब मिला के आप चलें 25% आप ले लें, अहले तशय्युओं को, हसन आशरियों को, सबको मिला लें आप, तो रेस्ट जो 75% हैं उनको हाईजैक करना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर। तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने जब ये मामला देखा कि भाई वो तो उनके सुप्रीम लीडर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इनके भी कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या मसला हो रहा है, हम तो वहां पे अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं रूसियों के खिलाफ, भाई उनको भी तो दवाम चाहिए था जियाउल हक को, कि भाई मैं भी यहाँ पे रहूं। भुट्टो साहब को लटका के आए थे वो, 79 में तो लटकाया उनको। तो आप उसके बाद ये देखिए कि वो ट्विन प्लेयर पॉलिसी का जो शिफ्ट हुआ, वो सऊदिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया इस खत्ते के अंदर। ईरान चला गया किसी एक तरह से कॉर्नर के अंदर। तेल वेल पैदा कर रहे थे उस पर, इतने उन्होंने सैंक्शन वैंक्शन लगा कि इनको मामला जो था, वो जो एक बड़ा खतरा था इस खत्ते के अंदर के रूस जो है वो अफगानिस्तान तक आ गया है, उसको कंटेन करने के लिए पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पे खुद आके खड़ा हो गया कि भाई हम मौजूद है ना यहाँ पे, हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे। और फिर 79 से लेकर 89 तक ये पाकिस्तान 88 कैंप डेविड तक उस मामले के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट रहा, और हम पे डॉलर बरस रहे थे माशाल्लाह। तो उसके अंदर ईरान के इतने में ईरान की और शत्रुल अरब के मसले पे इराक की वॉर शुरू हो गई। तो जो रही सही कसर थी, जो मामला था, या जो अमेरिकन को भी अंदाजा था, और उसके अंदर देखें, ये बात भी तारीख देखें, तारीख किसी को माफ नहीं करती। हम बहैसियत तारीख के और बैन अवी ताल्लुकात के और समाजियात के तालिब इल्मों के तहर के ऊपर इस तारीख को ही देखते हैं, और उसका एक सेकुलर एनालिसिस करते हैं कि देखें भाई उस जंग के अंदर बड़ा मशहूर स्कैंडल है, जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट का बड़ा, कर्नल कॉलिवर ऑट्स का, और वो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। क्या मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल नारे लग रहे थे, और बंदूकें और गोला बारूद इसराइल से खरीदा जा रहा था। आप ये भी तो तारीख के अंदर लिखा गया है सब कुछ, कि भाई ये हम्म। सब कुछ क्या था, कि मतलब कोई मुसलमान ममालिक ऐसा नहीं था जो आपसे जो खरीदारी है फरोख्त, उसके अंदर कहते हैं बड़े बड़े नामों में से एक नाम जो था दोदियल फायद का था, जो जो डायना के जो जिसके साथ मामला था, उनके अब्बा जो थे, ईरान होस्टेज क्राइसिस में भी, उस डील में भी छुड़ाने में दोदियल फायद के वालिद पड़े थे। और ये जो पूरी डील असलहे की डीलिंग की और ये डीलर्स की हो रही थी, उसमें भी दोदियल फायद के वालिद थे। तारीख में सब मौजूद है। और ईरान गवर्नमेंट जो थी उनके थ्रू इसराइल से जो था गोला बारूद और ये सब कुछ जो माल लवाद थी वो ले रही थी। तो अब देखें, तारीख में या सियासत के अंदर नारा एक अलग चीज होता है, लेकिन ना कोई एथिक्स होती है, ना कोई मोरालिटी होती है। और दूसरे बैन अवी ताल्लुकात के अंदर ना परमानेंट फ्रेंड होते हैं, ना परमानेंट एनिमीज होते हैं। सिर्फ नेशंस का अपना इंटरेस्ट होता है, वो देखते हैं हमारा इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, यही मसला जो हुआ, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो क्रिशेंट रूल था वो ईरान ने अप्लाई करने की कोशिश की एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और वो भी बिल्कुल आप समझ लें कि वो रशियन इन्फ्लुएंस भी नहीं रहा ये 2013-12 में, कि जो वैक्यूम आया सद्दाम के बाद इराक में, कि इन्होंने वही क्रिशेंट थ्योरी अप्लाई करनी शुरू की। मेरा मेरा अपना ख्याल है, मैं देखें
मेरा एक तालिब इल्म, और जिस तरह से मैं सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि वो शायद ऑब्सलीट हो गई थी, और इन्होंने वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थ्योरी अप्लाई करनी शुरू की मिडिल ईस्ट के अंदर, वापस क्रिश्चियन थ्योरी वापस अप्लाई करनी शुरू की कि मैं वाया इराक, इराक से लबनान और शाम, ये हम एक क्रिश्चियन बना लें, और उसके बाद हम जो है वो कंट्रोल करें, या जो हमारी आप समझे सुप्रीमेसी है वो हम कंट्रोल करें, वो जो नारा हमारा है इसराइल को यहाँ पे दबाने के लिए, नाजायज रूप या से। अरबियों को दबाने के लिए। लेकिन देखें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने उस थ्योरी को कर दिया ऑब्सलीट। टेक्नोलॉजी ने किया है बेसिकली, वो पहले था जब आप समझ सकते हैं कि भाई गन पावर थी, क्या ये आप समझ लें आर्टिलरी थी या आर्मर्ड कोर थी। लेकिन अब तो देखें मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अब तो मिसाइल भी नहीं चल पाता, वो जो सैटेलाइट है वही उसको जैम कर देता है। तो वो जो बटरफ्लाई इफेक्ट ईरान का जो बैकफायर हुआ है ना, जो ये बाद में बात उठी जब ये पिछले साल जो मुजाहरे हुए ईरान में और इकोनॉमिक मसले पे, वो ये हुआ कि भाई शाम में जो रहबर ने 380 अरब या जो डॉलर्स का जो एक फिगर बाहर आया कि जो इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या बनेगा, जो बशार अल असद के साथ की हुई थी उन्होंने 80। देखें देखें, जो एक बड़ा मसला हुआ, और लोगों ने ये बात सब पूछना शुरू किया पिछले साल से, जब ईरान की माशी हालत या माशी अबतरी हुई, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। बशार अल असद की गवर्नमेंट को 2011 से 24 तक जो रिपोर्टेडली पैसा ईरान का जो 50 अरब डॉलर है, जो इन्होंने सीरियन इकोनॉमी के अंदर इंडक्ट किया था, 50,000 से 80,000 बैरल ऑयल पर डे की बुनियाद पर शाम को सप्लाई हो रहा था, विच कॉस्ट ईरान की आवाम की कॉस्ट के ऊपर हो रहा था ना। देखें आप, जब उसकी कॉस्ट पे जब यहां गुर्बत फैली, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई रहबर ने ये जो इन्वेस्टमेंट की है ईरान में, बिशार के जाने के बाद हमारी इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। वो तो खत्म हो गई ना, जो शाम के अंदर नहीं, इन्वेस्टमेंट